बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 81 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसी दौरान में आरफ के करीबी दोस्त सदाकत के हाथ से लाठी निकल गई। उसका मद्दे मुकाबिल नूरा था और वो बहुत ख़तरनाक था। सदाकत ने अक्लमंदी ये की कि पीछे हटने की बजाय दौड़ कर नूरे से लिपट गया और गुथम गुथा हो गया। दोनों मस्त सांडों की तरह एक दूजे को कारी ज़रबें लगाने लगे। जमीला ने एक तरफ उंगली उठाकर कहा, वो देखो हराम जादे शराबें पी रहे हैं। शानी ने जमीला के बताए हुए रुख पर निगाह दौड़ाई। एक ट्राली पर बहुत से नारपुरी जंगजू लड़ाई के लिए तैयार खड़े थे। उनमें से कई एक के हाथ में शराब की बोतलें थी और वो उन्हें मुंह लगा लगा कर यूं पी रहे थे जैसे पानी पी रहे हों। चंद सेकंड के अंदर ही आम लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से फलक शगाफ नारे बुलंद हुए और लठबाज गजब की आलम में एक दूसरे की तरफ दौड़े। और बात सिर्फ लाठियों की नहीं, अब बहुत से अफराद के हाथों में कुल्हाड़ियां भी दिखाई दे रही थीं। शानी के दिल में मौजूद बदतरीन खदशा ये था कि कहीं फायरिंग शुरू ना हो जाए। बेशक सारे आतिशी हथियार कल पुलिस ने जमा कर लिए थे, उसके बावजूद शानी को 3-4 कम्बुआ अफराद के पास राइफलें दिखाई दी थी। इसके अलावा इसका अंदाजा था कि जमशेद और आरफ वगैरह के पास भी कम अज़ कम पिस्तौल तो मौजूद होंगे। इसी तरह दूसरे फरीक के पास भी थोड़ा बहुत असला मौजूद हो सकता था। दोनों तरफ से कम अज़ कम 300 अफराद भागते हुए आए और एक दूसरे से भिड़ गए। एक बिल्कुल जंगी मंजिर था। अब क्या होगा? शानी ने जमीला से पूछा और उसका हाथ थाम लिया। जिसका हाथ उसने थामा था वो खुद भी लड़ रही थी। जमीला कहीं गोली ना चल जाए, शानी ने खदशा जाहिर किया। नहीं चलेगी। ऐसी लड़ाइयों में जो गोली चलाता है वो कम हिम्मता समझा जाता है। चंद सेकंड के अंदर सभी कुछ गर्दो गुबार में छुप गया। इंशाअल्लाह करम कर, शानी के ऊँटों से बेसाख्ता निकला। इसी दौरान में तड़तड़ की खौफनाक आवाज उभरी। फायरिंग हो रही थी। शानी ने दहल कर कहा, देखा चल गई ना गोली। ताबिंदा चमक कर बोली, ये हमारे मर्दों ने नहीं नारपुरियों ने चलाई होगी। लेकिन ये फायरिंग नारपुर वालों ने नहीं की थी, ना ही जोहर आबाद वालों ने। ये फायरिंग पुलिस की तरफ से थी। पुलिस की 2 जीपें और एक बड़ा ट्रक तेजी से मैदान की तरफ आ रहे थे। जीप में मौजूद पुलिस एहलकार 2 खुदकार राइफलों से ब्रेस्ट चला रहे थे। धुएं से साफ पता चलता था कि ब्रेस्ट अगली जीप से ही चलाए जा रहे थे। फिर ट्रक में से भी हवाई फायरिंग होने लगी। दोनों जीपें और एहलकारों से भरा हुआ ट्रक बड़ी तेजी से दंगे की जगह पहुंच गए। अगली जीप में से डीएसपी रियाज जस्ट लगाकर नीचे उतरा और वो शलवार कमीज में था। उसके हाथ में पिस्तौल था। उसने पिस्तौल से हवाई फायर की है और ललकार ललकार कर कुछ कहा। ट्रक से कई बावर्दी एहलकार छलांगे लगाकर नीचे उतरे। उनके हाथों में मोटे बैरल वाली राइफलें थी। उन्होंने आनन फानन बुलवाइयों पर आंसू गैस के शैल चलाना शुरू कर दिए। ये शैलिंग इतनी तेजी और शिद्दत के साथ की गई कि देखते ही देखते मैदान साफ होना शुरू हो गया। बहुत से लोग भागते हुए ट्रैक्टर ट्रालियों पर चढ़ गए। उनमें से कुछ अफराद ऐसे भी नजर आए जिन्होंने अपने कंधों पर या हाथों में अपने जख्मी साथियों को उठा रखा था। जिन लोगों का ताल्लुक जोहर आबाद से था वो जोहर आबाद की तरफ भाग खड़े हुए। मैदान में कमोबेश 2 दर्जन अफराद बेसुध पड़े नजर आ रहे थे। पता नहीं उनमें से जख्मी कितने थे और कितने ठंडे हो चुके थे। इसी दौरान में एक और पुलिस ट्रक भारी नफरी के साथ मौके पर पहुंच गया। इस ट्रक के पहुंचते ही पुलिस ने बुलवाइयों पर चार्ज किया। कुछ गिरोह जो अभी तक गुथम गुथा थे इस चार्ज की जद में आ गए। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। शानी ने देखा कई कम्बुआ 2 जख्मियों को डंडा डोली करके गांव की तरफ भागे आ रहे थे। उनके कम में एक जख्मी घोड़ा भी लंगड़ाता हिनहिनाता हुआ चला आ रहा था। एक घोड़ा लड़ाई के मैदान में भी गिर पड़ा था। धूल जरा साफ हुई तो हर तरफ जूतियां, लाठियां, पगड़ियां और जख्मी दिखाई दिए। ये लड़ाई बमुश्किल 3-4 मिनट जारी रही थी, मगर इसने तबाही मचा दी थी। बुलवाइयों को मुंतशिर होते ही पुलिस वाले सारे मैदान में बिखर गए। जिन लोगों को पकड़ा गया था उन्हें ट्रकों पर चढ़ाया जाने लगा। वो अभी तक जोशो खरोश में नारे बुलंद कर रहे थे। नारपुरियों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रालियां बड़ी तेजी से दौड़ती चली जा रही थी। घुड़सवार ट्रालियों के साथ नहीं थे। उन्होंने अपने लिए अलहदा रास्ता मुंतखब किया। एक पुलिस जीप कुछ फासले से ट्रालियों के पीछे लग गई, फिर वापस पलट आई। कुछ लोग चारपाइयां लेकर लड़ाई की जगह पर पहुंच चुके थे। उन्होंने पुलिस वालों की निगरानी में लोगों को जमीन से उठा उठा कर चारपाइयों पर डालना शुरू कर दिया। शानी की बेताब निगाहें खालू एजाज और आरफ को ढूंढ रही थी। आंसू गैस के असरात हवा के साथ गांव तक पहुंच गए थे। जल्दी जमीला ने आरफ को और शानी ने खालू एजाज को ढूंढ लिया, मगर ताबिंदा को जमशेद कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो दौड़ती हुई नीचे चली गई। तकरीबन 20 अफराद को चारपाइयों और चादरों वगैरह में डालकर गांव की तरफ ले जाया जा रहा था। पुलिस की नफरी ने लड़ाई वाली जगह को चारों तरफ से घेर लिया। जवां साल ताबिंदा जमशेद को ढूंढ रही थी और चारों तरफ चकराई हुई फिर रही थी। पुलिस वाले उसे आगे नहीं जाने दे रहे थे। एकदम कुछ औरतों ने एक चारपाई की तरफ देखा और कोहराम मच गया। औरतें सीना कोबी करने लगी और उनके वावेले से दरो दीवार लड़ने लगे।
चारपाई पर एक जवान साल लड़के की लाश थी। एक अधेड़ उम्र औरत पिछाड़े खाकर जमीन पर गिर रही थी। जमीला ने गमनाक लहजे में कहा, ये सदाकत की माँ है। क्या ये सदाकत की लाश है? शानी ने पूछा। जमीला ने इस बात में सारी लाया और उसकी आंखों में 2 आंसू निकलकर रुखसारों पर बह गए और कराकर बोली, सदाकत की माँ, तूने इससे एक बच्चे पर सारी जिंदगी कुर्बान की हुई थी। ताबिंदा को अभी तक उसका शोहर नहीं मिला था। वो बुखलाई फिर रही थी, मगर फिर उसे करार आ गया क्योंकि उसने जमशेद को देख लिया था। वो गिरफ्तार होने वालों में शामिल था। वो 8-10 दूसरे नौजवानों के साथ ट्रक से नीचे उतर रहा था। उन पकड़े जाने वालों में 2 नारपुरी भी थे। उनकी नीली पगड़ियां उनके गले में पड़ी थी। उन सब के हाथ एक रस्सी के साथ मजबूती से बांध दिए गए थे। 2-4 को लोहे की हथकड़ी भी लगी थी। जमशेद भी उनमें शामिल था। उसके सफेद लिबास पर खून के छींटे थे। उसके सीने पर कंधे के करीब गालबन कुल्हाड़ी का फल लगा था। यहाँ से कमीज फट गई थी और जख्म से खून रिस रहा था। दूसरे कमवा नौजवान की तरह जमशेद भी सीना तान कर ट्रक से उतरा। यूं लगता था कि वो जख्म को अपने सीने पर तमगे की तरह समझ रहा है। ताबिंदा का चेहरा जोश से सुर्ख हो गया। इतने में एक और चारपाई को देखकर कुछ औरतों ने फरते गम से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इस चारपाई पर भी लाश थी। अगले 1 घंटे में जोहर आबाद सख्त गैर यकीनी कैफियत का शिकार रहा। हर चेहरे पर सवाल थे। चहमगोइयां हो रही थी। गांव के लोग 3 लाशें तो अपनी आंखों से देख चुके थे। वो तीनों लाशें कमवा बरादरी के अफराद की थी। जख्मी होने वालों की तादाद भी 20 से कम नहीं थी। तकरीबन 1 घंटे बाद शानी के खालू एजाज सूते हुए चेहरे के साथ चौधरी नवाब की हवेली से वापस हुए। उन्होंने गमजदा आवाज में शानी को बताया, 5 बंदों की जान गई है। 3 हमारे गांव के हैं, 2 म्याना के। म्याना वाले अपनी दोनों लाशें ट्राली में लेकर गए हैं। जख्मी कितने हैं? शानी ने पूछा। 20-25 बंदों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन 7-8 ज्यादा जख्मी हैं। फिलहाल गांव के हॉस्पिटल ही में उनका इलाज हो रहा है। जख्मियों में चौधरी उशाम के 2 कारिंदे भी हैं। अपने कुछ जख्मी वो कंजर के भी अपने साथ भी तो ले गए हैं। एक मोटी ताजा कमवा औरत ने बड़ी नफरत से कहा, बहरहाल ये मानना पड़ेगा कि हमारा नुकसान ज्यादा हुआ है। वो लोग तैयारी के साथ आए थे, हम तो बेखबर पड़े हुए थे। खाला फिरोजा ने रोते हुए कहा, मुझे सबसे ज्यादा दुख सदाकत का हो रहा है। आज सुबह सवेरे मैंने उसे गली में हंसते खेलते देखा है। अपनी भैंस लेकर घर की तरफ जा रहा था। उसकी माँ तो उसके साथ ही मर जाएगी। दूसरी औरत की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। शानी ने पूछा, जमशेद का क्या बना? वो लड़ते हुए पकड़ा गया है। एक और गड़बड़ ये हुई कि उसके हाथ से पिस्तौल बरामद हो गया था। पता नहीं अब क्या बनता है उसका। बहुत सी औरतें गली में से रोती हुई गुजरी। उनमें से सदाकत की कोई चाची, फूफी या मामी सदाकत का नाम लेकर दुहाई दे रही थी। खाला फिरोजा और जमीला भी अपने आंसू पूंछती हुई उन औरतों के साथ फोदगी वाले घर चली गई। शानी दम बखूद थी। इसका दिल चाह रहा था कि किसी कमरे में घुस जाए और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोए। इन मनहूस रस्म और रवाज का मातिम करे जो कातिल दुश्मनी को जन्म देते हैं और जवान बेटों और भाइयों का खून पिला पिला कर उसे जवान करते हैं। फिर रस्म और रवाज की पाली हुई तो ये कातिल दुश्मनी इफरीत बनती है और लातादाद सदाकतों की इनकी बेवाओं माओं से जुदा करती हैं। पलक झपकने में कितना बड़ा सानिया हो गया था। 3 घरों में सफ़े मातम बिछी हुई थी और 10-15 जख्मी गांव के छोटे से हॉस्पिटल में पड़े करा रहे थे। 3 दिन मजीद गुजर गए। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद दफनाया जा चुका था। सदाकत की बेवा मां नीम दीवानी हो गई थी। उसने जवान बेटे की लाश को दूल्हे की तरह सजाया था। कलाई पर गाना बांधा था और सर पर तारों वाला सेहरा सजाया था। वो इसे दूल्हे का लिबास नहीं पहना सकती थी क्योंकि मरने वाले का लिबास तो पहले ही से तय होता है, यानी चंद गज का सफेद लट्ठा। इन मनाजर ने शानी के जहन पर गहरा, बहुत गहरा असर किया। इसे अपने चहीते भाई आदिल का वक्त रुखसत याद आ गया। वो भी तो ऐसा लंबा तड़ंगा था, सीना दीवार की तरह चौड़ा, चाल में शेर का सा बांकपन। अभी उसके मरने के दिन कहाँ थे? अभी सदाकत के मरने के दिन भी नहीं थे, मगर दुश्मनी का अफरीद जवानों का खून ही ज्यादा रगबत से पीता है। सदाकत के सर के पिछले हिस्से पर कुल्हाड़ी का फल लगा था। वो लड़ाई के मैदान ही में जिंदगी की बाजी हार गया था। मरने वाले दीगर अफराद में एक को कुल्हाड़ी के वार लगे, दूसरे को सर पर शदीद चोटें आई थी। हार्फ की ज़बानी शानी को मालूम हुआ कि शदीद जख्मी होने वाले 5 अफराद को लाहौर भेजा जा चुका है। उन शदीद जख्मियों में एक बंदा वो भी था जिसके साथ आम लड़ाई से पहले जमशेद ने मुकाबला किया था। उसके सर पर जमशेद की लाठियां लगी थी। इस लड़ाई के बाद पुलिस ने जोहराबाद गांव से 15 अफराद को गिरफ्तार किया। उशाम के गांव से गिरफ्तार होने वालों की तादाद 30 से ज्यादा थी। दोनों देहात में पुलिस की बारी नफरी तैनात कर दी गई थी। अब जबकि लड़ाई को 3 दिन से ज्यादा गुजर गए थे, लोगों ने जोश की बजाय जरा ठंडे दिल से सोचना शुरू कर दिया और अपने अपने नुकसानात का जायजा लेने लगे। ताबिंदा अब काफी अफसुर्दा नजर आती थी। दूसरे गिरफ्तार शुदगान के साथ जमशेद भी थाने पहुंच चुका था। थाना जोहराबाद और म्याना गांव के दरमियान ठीकरा नामी गांव में था। जोहराबाद से ठीकरा का फासला 6 किलोमीटर से कम नहीं था।
ताबिंदा के साथ साथ शानी की खाला फिरोजा भी बेहद परेशान थी। जमशेद अगर ताबिंदा का शोहर था तो फिरोजा का भाई था, और भाई भी इकलौता। डिप्टी रियाज की दहशत इस कदर थी कि तमाम गिरफ्तार शुदगान के लवाकिन माही बेआब से बने हुए थे। सब लोग सिफारिशों के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। जमशेद के लिए कुछ करने शानी के खालू एजाज भी आज सुबह सवेरे गुजरांवाला रवाना हो गए थे। तनहा थाने जाते हुए हर शख्स घबरा रहा था। जो 3-4 मर्दों जन गए वो खौफजदा होकर वापस आए थे। शानी कमरे से बाहर निकली तो इसने जवान साल ताबिंदा को देखा, साथ में उसका छोटा भाई भी था। ताबिंदा ने जमशेद के कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान एक पोटली में बांध रखा था। वो ये चीज़ें जमशेद को थाने में पहुंचाना चाहती थी। सारे के लिए वो भाई को साथ ले जा रही थी। बूढ़ा ससुर उसे जाने से मना कर रहा था। नहीं मेरी धी, जवान कुड़ी का थाने में कोई काम नहीं, मैंने तुझे नहीं जाने देना। ताबिंदा की शादी 6-7 महीने पहले हुई थी। शोर से उसकी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा थी। जब तक बच्चे नहीं होते औरत अक्सर बच्चों की मोहब्बत भी शोहर ही को देती रहती है। वो बेताब होकर बोली, पर चाचा उसने वही खून वाले गंदे कपड़े पहने हुए हैं, पता नहीं 2 दिन से उसने कुछ खाया भी है कि नहीं। सुसर फैसला कुन लहजे में बोला, देख ताबी, वो डिप्टी बड़ा सख्त बनता है, मैंने तुझे वहां नहीं जाने देना। अगर तू नहीं मानती तो मैं आप चला जाता हूँ। वो अपनी बूढ़ी हड्डियों को कड़कड़ाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। जवान बेटे का दुख उसकी बूढ़ी आंखों में लहरें ले रहा था। शानी मुदाखलत करते हुए बोली, चाचा जी, मेरा मशवरा तो यह है आप में से कोई भी ना जाए। आपने जो कुछ करना है खालू जान के आने के बाद करें, और अगर खालू आज वापस ही ना आए तो। ताबिंदा ने आंसू बहाते हुए कहा। शानी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। ताबी, अब ये मुसीबत आ गई है, तो इसे हौसले से झेलना होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ताबिंदा सी सककर बोली, मास्टर अनीस कह रहे थे इस बात का डर है कि पुलिस कहीं जमशेद पर कत्ल का केस ना डाल दे। ऐसी बातों पर कान ना धर ताबी, जब जमशेद ने कत्ल किया ही नहीं तो फिर उस पर कत्ल का केस क्यों बनेगा। शानी कुछ देर तक ताबिंदा को समझाती बुझाती रही। इस काम में जमीला ने भी उसका साथ दिया। ताबिंदा ने थाने जाने का इरादा तर्क किया और कमरे में चली गई। वो अपने डेल डोल से दूध मक्खन में पली हुई एक सेहतमंद पंजाबन नजर आती थी। हल्का फुल्का लिबास उसके जोबन को संभालने से आजिज दिखाई देता था। दोपहर से थोड़ी देर बाद एक और मसला हो गया। गांव के एक नौजवान जो अपने गिरफ्तार भाई को खाना देने गया हुआ था, बड़ा घबराया हुआ वापस आया। वो सीधा जमशेद के घर पहुंचा। उसने आंखों में आंसू भरकर खालू एजाज के बारे में पूछा। शानी ने उसे बताया कि वो गुजरांवाला गए हुए हैं। फिर उसने आरफ के मुतल्लिक पूछा। आरफ भी गांव में नहीं था। शानी ने कहा, जो बात है हमें बताओ, क्या मसला हुआ है। वो बोला, थाने में पुलिस वाले जमशेद को बुरी तरह मार रहे हैं। मैंने खुद उसके रोने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। उसका कुछ कर सकते हैं तो करें, वरना वो उसका हशर कर देंगे। ताबिंदा भी पास ही खड़ी थी। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। जमशेद का बाप बेदम सा होकर जमीन पर बैठ गया। उसे अपना दूधिया सर दोनों हाथों में थाम लिया। ताबिंदा ने चादर सर पर ली और लरजते लहजे में बोली, मैं थाने जाऊंगी। ताबिंदा को 19-20 साला भाई भी उठकर खड़ा हुआ। वो बज़ाहिर दलेर नजर आने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका रंग भी मुतगय्यर था। शानी चलने में सोचती रही, फिर एकदम अज़म के साथ बोली, नहीं ताबी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। चल तू अंदर चलकर बैठ। पर जमशेद को कौन बचाने जाएगा? मैं जाऊंगी। शानी का लहजा खत्मी था। मैं भी आपके साथ चलता हूँ बाजी। ताबिंदा के भाई ने कहा, नहीं, तुम भी यहीं रहो और मैं और चाचा चलेंगे, लेकिन अगर चाचे ने नहीं जाना तो मैं किसी और को साथ ले लेती हूँ। बूढ़ा दीना लरजता हुआ जमीन से उठकर खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ धीर रानी। खाला फिरोजा का चेहरा भी शानी को हल्दी नजर आया। यूं लगता था कि वो बेहोश होकर गिर जाएगी। शानी ने ताबिंदा से कहा, खाला को लेकर अंदर जाओ और परेशानी की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ताबिंदा दौड़कर अंदर गई। चंद सेकंड बाद वापस आई तो इसके हाथ में एक रूमाल था। रूमाल शानी के हाथ में थमाते हुए बोली, भाजी, अगर जमशेद को छुड़ाने के लिए कुछ देना दिलाना पड़े तो दे देना। शानी ने रूमाल खोल कर देखा। इसमें बहुत सारे नोट तय दर तय रखे हुए थे। यकीनन ये ताबिंदा की शादी पर सलामियों के पैसे थे। 6-7 हज़ार रुपया होगा। इसके अलावा सोने की 4 भारी चूड़ियां भी थी। मुसीबत में औरत बेचारी का ध्यान कितनी जल्दी अपने जेवरों की तरफ जाता है। बाप बेटे और भाई वगैरह की मुसीबत पर यह जर दाद फौरन संदूक से निकलती है और हथेली पर आ जाती है। शानी ने रूमाल ताबिंदा को वापस करते हुए कहा, बेवकूफ मत बनो, इसे अपने पास रखो। वो बेचारगी के आलम में शानी को देख कर रह गई। शानी ने कपड़ों और खाने वाली पोटली ली और जमशेद के वालिद के साथ बाहर गली में आ गई। रास्ते में आरिफ का एक करीबी दोस्त मास्टर अनीस भी डरते डरते इनके साथ शामिल हो गया। गांव के बाहर से वो एक खस्ता हाल देहाती टांगे पर बैठे और थाने रवाना हो गए। रास्ते में शानी के दिल की धड़कनें दरम बरम होती रहीं, लेकिन जब वो तांगे से उतरकर थाने के दरवाजे में दाखिल हुई तो रंगवाली की नौजवान चौधरानी का एतमाद इसके अंदर ऊद कर आया। इसकी जिस्मानी लर्जश भी मादूम हो गई।
वो अपने सर पर चादर दुरुस्त करती हुई सीधा उस कमरे में पहुंची जिसके दरवाजे पर SHO की तख्ती लगी हुई थी, और वो चीख उठाकर अंदर दाखिल हुई तो सामने इंस्पेक्टर नवाज बैठा नजर आया। 2 मातहत उसके दाएं बाएं मौजूद थे। नवाज ने शानी को पहचाना तो कूलों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। ओ हो, बड़ी किस्मत है हमारी कि आप खुद चलकर हम नौकरों के पास तशरीफ लाई हैं। उसने शानी को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। शानी बैठ गई। चाचा दीना और आरफ का दोस्त अनीस भी डरते डरते अकबी कुर्सियों पर बैठ गए। हाँ जी, आप क्या पिएंगी, ठंडा या गर्म? DSP साहब कहाँ हैं? शानी ने उसका तंजिया लहजा नजरअंदाज करते हुए कहा। वो जरा तफ्तीश वगैरह कर रहे हैं, आ जाते हैं अभी थोड़ी देर में। इंस्पेक्टर नवाज अहमद ने चुभते लहजे में कहा। लहजे के साथ साथ नवाज की नजरें भी चुभती हुई थी। ये नजरें जैसे उसकी बेध्यानी में शानी के पूरे सरापा को टटोल चुकी थी। बड़ी कमीनी सी बेसाख्तगी और अमूमियत थी नजरों में। शानी को बैठे थोड़ी देर हुई थी कि यूं लगा जैसे 2-3 तनुमंद बकरों को एक साथ ज़बह किया जा रहा हो। खुदा की पनाह, ये इंसानी आवाज़ें थी। गालबन 3 अफराद तशद्दुद के किसी बेरहम शिकंजे में थे और एक साथ चिल्ला रहे थे। उनकी कर्मनाक आवाज़ों को सुनकर शानी अंदर तक दहल गई। जवान साल अनीस भी खुश्क लबों पर जबान फेरने लगा। तकरीबन 1 मिनट तक दीवानावार चिल्लाने के बाद बदनसीब अफराद की आवाज़ें कुछ धीमी पड़ गईं। वो बिलखते लहजे में कुछ बोल रहे थे। गालबन मारने वालों की मिन्नत समाजत कर रहे थे, दुआई दे रहे थे कि वो बेकसूर हैं। कदर तसल्ली की बात यह थी कि उनमें जमशेद की आवाज़ नहीं थी। ये किन लोगों को मार पड़ रही है? शानी ने दर्दनाक चीखों पुकार से ध्यान हटाने के लिए कहा। बस हैं जी 2-3 मोटी खाल वाले, पर हैं कौन? 2 आपके जोहर आबाद के हैं, एक म्याणे का। बुध के दिन लड़ाई ही में पकड़े गए थे। इनसे नाजायज असला बरामद हुआ है। बरामद हुआ है तो इनको अदालत भेजो, सजा देना तो अदालत का काम है। शानी ने कहा। ओ हो, आप तो बड़ा चंगा बोलती हैं। आपको तो वकील शकील होना चाहिए, पर कुछ हमारी मजबूरियां भी होती हैं ना जी। कैसी मजबूरियां? अभी इनसे काफी कुछ बकवाना है ना जी, मजीद असला भी बरामद करना है। इसी दौरान में तीनों अफराद एक बार फिर सीने की पूरी ताकत से चिल्लाने और दुहाइयां देने लगे। इंस्पेक्टर की नीम से होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। एक फाइल की वर्क गर्दानी करते हुए बड़बड़ाया। हरामजादे फिल्में देख देकर सुल्तान राय बनते हैं। ये पता नहीं होता कि जब असली थाने में असली छित्तर पड़ते हैं तो किस तरह भांगे निकलती हैं। इसी दौरान में किसी साथ वाले कमरे में घंटी बजी। इंस्पेक्टर जल्दी से उठकर बाहर चला गया। थाने का माहौल इस कदर गंभीर था कि दम घुटता महसूस होता था। SHO के कमरे से बाहर एक नशेबाज बिकारन को बाकायदा हथकड़ी लगाकर सुतून से बांधा गया था। वो बेसुध पड़ी थी। एक जहाज टाइप शख्स भी बरामदे में पड़ा हुआ था। 2-3 मिनट बाद इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुआ और बोला, चलें जी, आपको साहब ने बुलाया है। शानी उठी तो चाचा अनीस भी उठ गए। इंस्पेक्टर बड़ी बदतमीजी से बोला, ओए तुम दोनों उधर रटका पीने जा रहे हो? बैठो यहाँ, बीबी को जाने दो। बुढ़ी ठक्कर दोबारा बैठ गए। शानी SHO के पीछे दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ी। वो इस शख्स से जितना दूर रहना चाह रही थी उतना ही इसका सामना हो रहा था। SHO ने चीख कटाई और शानी को एक कुशादा कमरे में कुर्सी पर बिठाकर बाहर चला गया। खतरनाक सूरत रियाज हिटलर ने सिर्फ बुनियान और ट्रैक सूट का धारीदार ट्राउजर पहन रखा था। उसके कंधों और बाजुओं पर नहायत घने बाल थे। वो वायरलेस सेट पर किसी से बात कर रहा था। वायरलेस के शोर में दूसरी तरफ की आवाज दबी दबी थी। यह भी शायद कोई पुलिस वाला था जो कह रहा था, जनाब ये दोनों ऊंची सोसाइटी की तवाइफे हैं, वजीरों मशीरों से राब्ते हैं इनके, अभी टेलीफोन खड़कने लगेंगे। और एक खड़कने दे टेलीफोन, बस पकड़ लाओ दोनों को, और जो उनके पीछे आए उस कुत्ते के तुखम को भी बिठाओ थाने में। मैं देख लूंगा उन रानी खान के सालों को भी कड़ाके ना निकाल दिए इन सब के। तो दफा कौन सी लगानी है जनाब? ओए तू मंदे हो नजीर, तुम्हें नजर नहीं आता ये क्या कर रही हैं हमारे नाक के नीचे? उसके बाद रियाज हिटलर ने शानी की मौजूदगी की परवाह किए बगैर दोनों तवाइफों और उनके तरफदारों से कई नाजेबा रिश्ते जोड़े और वायरलेस बंद कर दिया। कुछ देर तक जैसे वो बेख्याली में शानी को घूरता रहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर दाईं तरफ वाली खिड़की थोड़ी सी खोली और सिगरेट सुलगाकर शानी की तरफ मुतवज्जो हो गया। हाँ बीबी जान, कि सजन की खिंच कशिश यहाँ खींच लाई है तुम्हें। मैं जमशेद के लिए आई हूँ, हमारा रिश्तेदार है वो। तुम्हारा रिश्तेदार हो तो फिर हमारा भी हुआ, घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने की बात तो है DSP साहब, उसे यहाँ थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। वाह तशद्दुद, रियाज ने बेहद जहरीले लहजे में कहा। ये अच्छा लफ्ज मिला हुआ है लोगों को। अखबारों में देखो तो तशद्दुद, टीवी पर देखो तो तशद्दुद, हर तरफ ये वाबिला है। जिसको ठीक से पीछा दौड़ना नहीं आता वो भी तशद्दुद पर लेक्चर झाड़ता फिरता है। कोई तशद्दुद वगैरह यहाँ नहीं हुआ बीबी जान। जब करूंगा तो छुपा कर नहीं करूंगा, सबको पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि ये तशद्दुद होता क्या है। शानी ने हिम्मत करते हुए कहा, हमें खबर मिली है कि आज सुबह यहाँ जमशेद को बुरी तरह मारा पीटा गया है। बहुत बुरी तरह नहीं, बहुत मामूली तरह, बस तशद्दुद की थोड़ी सी झलकी दिखाई थी उसे।
ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा उल्टा लटकाया होगा। 1 घंटा कोई टाइम नहीं होता, इसमें तो बंदे की नाक बहनी शुरू नहीं होती। लेकिन क्यों? आपने क्यों किया ऐसा? ये तो उस बदतमीजी की थोड़ी सी सजा थी जो सरामी ने गांव में दिखाई थी। लोगों से कहा था कि असला जमा ना कराओ। उसके जो बाकी जुर्म है उनकी सजा तो अभी शुरू नहीं हुई। कल उन लड़कों को मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे हैं रिमांड के लिए। असल कहानी तो उसके बाद शुरू होगी। रियाज हिटलर के लहजे में जो खतरनाकी पोशीदा थी उसने शानी को अंदर तक लरजा दिया। वो कुछ देर चुप रही, फिर खुश कोंडों पर जबान फेर कर बोली, जमशेद की रिहाई की कोई सूरत नहीं है। वो तंजिया लहजे में बोला, तुम्हारा खालू इस सरामी के लिए कोई तगड़ी सिफारिश ढूंढने तो गया है गुजरांवाला। देखो आकर क्या तोप चलाता है। मुझे पता नहीं कि खालू क्या कर रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि जमशेद के बचाव की क्या सूरत है। मुजरिम को छोड़ना मेरा काम नहीं, ये तो कानून और अदालत की जिम्मेदारी है। बाकी उस छोकरे का केस मामूली नहीं, 302 भी लग सकती है इसमें। शानी के दिल पर गुस्सा सा लगा। निगाहों में ताबिंदा और खाला फिरोजा के दिल गिर चेहरे घूम गए। ताबिंदा तो शायद गांव में ये आस लगाए बैठी थी कि जब चाचा अनीस और शानी वापस आएंगे तो उनके साथ जमशेद भी होगा। लेकिन यहाँ तो बड़ी लंबी और तकलीफदेह कहानी नजर आ रही थी। इससे पहले कि वो रियाज से कुछ पूछती, चीख से बाहर शोर सुनाई दिया। संतरी और दीगर एहलकार किसी औरत को रोक रहे थे और वो कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। उसकी रोती बिलकती आवाज बुलंद हो रही थी। वड्डे साहब मेरी फरियाद सुन लो। वड्डे साहब मेरा पुत्र मर जाएगा। वड्डे साहब मैं गरीब मस्कीन औरत हूँ। शानी ने अंदाजा लगाया कि ये औरत उन 3 बदनसीबों में किसी की माँ है जो लाकब में ज़िबा होने वाले बकरों की तरह चिल्ला रहे हैं। रियाज पहले तो खामोशी से सुनता रहा। जब शोर ज्यादा बढ़ गया और औरत दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच गई तो वो कदरे नरम लहजे में बोला, अच्छा छोड़ दो, आने दो इसको। एहलकारों ने औरत को छोड़ दिया। वो दरमियानी उम्र की औरत थी, सर पांव से नंगी थी। उसकी आंखों से आंसुओं के धारे बह रहे थे। वो लपक कर आई और उसने रियाज हिटलर के पांव पकड़ लिए। खुदा के लिए वड्डे साहब मेरे पुत्र को बचा लें, इसको पहले ही मिर्गी पड़ती है, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा साहब जी। औरत ने रोते हुए अपना सर रियाज के घुटनों से लगा दिया। रियाज ने गहरी सांस ली और अधेड़ उम्र औरत को कंधों से पकड़कर उठाया। शानी को लगा जैसे वो उससे तसल्ली की कोई बात कहने जा रहा है, लेकिन ये देखकर वो सन्नाटे में रह गई। रियाज ने एक तूफानी थप्पड़ औरत के गाल पर दे मारा। वो तकरीबन उलटकर दरवाजे के पास जा गिरी। रियाज किसी जंगली जानवर की तरह उठा और औरत को बेदरेक ठोकरें रसीद करने लगा। चंद सेकंड की मारपीट से औरत नीम बेहोश हो गई। उसकी कमीज फट गई और गिरेबान से 100 के 7-8 नोट निकलकर फर्श पर बिखर गए। रियाज झाड़ा, हरामी गरीब है और रिश्वत देने के लिए छाती से नोट लगाए फिरती है। फिर वो अपने एएसआई से बोला, ये नोट कब्जे में लो और अंदर करो इस कुत्ते की रन को भी। औरत नीम बेहोश थी, उसके नाक मुंह से खून जारी था। वो हाथ बढ़ाकर रियाज के काले बूट को छूते हुए बोली, खुदा के लिए डिप्टी जी मेरा पुत्र मर जाएगा। मर जाएगा तो और जम लेना, अभी बड़ी तड़ है तेरे जुस्से में, एक ही बजाय 2-3 भी जम सकती है। एहलकार औरत को बेदर्दी से घसीटते हुए बाहर ले गए। एक औरत और खास तौर से एक माँ की ये तजलील शानी की आंखों में आंसू ले आई। इसे लगा कलेजा फट जाएगा। यहाँ से एक माँ को घसीट कर नहीं ले जाया गया था, इंसानियत के जनाजे को घसीट कर ले जाया गया था। जुल्म करने वाले ने यह भी नहीं सोचा था कि माँ तो सबकी माँ होती है, क्योंकि माँ कोई औरत नहीं होती। माँ एक जज्बा होता है, एक नूरानी जज्बा। औरत के साथ ही रियाज भी बाहर निकल गया। वो किसी काम से इंस्पेक्टर नवाज के कमरे में चला गया था। 5 मिनट बाद वो वापस आया तो उसकी चिल्लाहट अभी दूर नहीं हुई थी। वो सारी लाकर बोला, दिमाग खराब कर देते हैं ये लोग। अधखुली खिड़की से रोने चिल्लाने वाले तीनों खवालातियों की आवाजें गाए बगाए उभरने लगती थी। शानी को अंदाजा हुआ कि रियाज हिटलर ने ये खिड़की जानबूझकर खोली थी। वो इसके आसाब को मुकम्मल तौर पर तोड़ना चाह रहा था। कुछ देर बाद एक फाइल देखने के बाद उसने सर उठाया और बड़ी बदतमीजी से बोला, अब तू क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि मेरी खाला के भाई के साथ मारपीट बंद कर दी जाए और उसके खिलाफ जो कुछ लिखा गया है उसकी नकल दी जाए। नकली शक्लें भी मिल जाएंगी तुझे, पर ये खाला का भाई तो मामू होता है ना, मामू ही समझ ले। वो कुछ देर तक जिगर पाश नजरों से शानी को घूरता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा चल आ मेरे साथ, दूसरे कमरे में बैठते हैं, यहाँ शोर शराबा बहुत है।